बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है, चैप्टर का नाम तो था सिलेक्टेड टॉपिक्स। इसका मतलब ये था कि इस चैप्टर में कोई ख़ास चीज़ टारगेटेड नहीं है, मुख्तलिफ कंसेप्ट को इकट्ठा किया गया है और ज़्यादातर फॉर्मेटिव है। तो हमें जिसको पढ़ना था वो सिंथेटिक बायोलॉजी है। बायोलॉजी की शाखें बनती जा रही हैं और इन शाखों के बनने का सिलसिला कहाँ रुकेगा कुछ नहीं पता। तो सिंथेटिक बायोलॉजी क्या है? ये इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच है। पहले ये इंटरडिसिप्लिनरी को समझ लें। आप 9th-10th में पढ़ते थे रिलेशनशिप्स ऑफ बायोलॉजी विद अदर ब्रांचेस ऑफ साइंस। तो हम बायोकेमिस्ट्री, बायोफिजिक्स, बायोमैथमेटिक्स पढ़ रहे थे। इसी तरह यहाँ जो सिंथेटिक है ये भी इस तरह का एक कम्बिनेशन है, तकरीबन 3 सब्जेक्ट्स का। सरफेस तो बायोलॉजी है, दूसरा इसमें इंजीनियरिंग है और तीसरा इसमें कंप्यूटर है। तो इन तीनों को मिलाकर इस्तेमाल किया जाए तो इससे बायोसिंथेटिक बनता है या बायोसिंथेटिक या सिंथेटिक बायोलॉजी बनती है। मसला क्या है? असल टारगेट तो बायो ही है। बायो मीन्स लाइफ की इम्प्रूवमेंट के लिए, लाइफ की बेहतर स्टडी के लिए दूसरी ब्रांच से, इंजीनियरिंग से मदद लेना, कंप्यूटर का इस्तेमाल करना। ये दोनों, ये कंप्यूटर तो टेक्नोलॉजी है और इंजीनियरिंग में उसका मेथड वो किया जाता है। हो ये रहा है कि इलाज करने के मराहिल बड़ी तेज़ी से तय हो रहे हैं। किसी ज़माने में नब्ज़ देखकर अंदाज़ा लगाया जाता था कि अंदर खराबी क्या है। फिर स्टेथोस्कोप आया तो इधर वो लगा के साउंड्स, अंदरूनी साउंड्स की मदद से पता लगाया जाता था। अब कंप्यूटर की ऐसी चीज़ें आई हैं, उसमें स्कैन करके चीज़ें मालूम की जाती हैं और अभी हमें थोड़ी एक झलक नज़र आएगी इसका इस्तेमाल और कितना आगे गया है। तो इस बायोसिंथेटिक से फ़ायदा क्या है? सबसे पहले तो आसानी है। आसानी है, परफेक्शन है। मसलन कोई बीमारी को डायग्नोस करना है तो पहले तो अंदाजे लगते थे, अब परफेक्टली डायग्नोस किया जाएगा। बीमारी को डील करने का पहला स्टेप ही डायग्नोसिस है। सही तशखीस होगी तो आप बेहतर इलाज कर सकेंगे, वरना इलाज ही गलत है। तो इस सिंथेटिक बायोलॉजी का इस्तेमाल ह्यूमन के ऊपर भी है। ख़ास तौर पर अगर हम कहें कि ह्यूमन हेल्थ है, ह्यूमन बॉडी की रिसर्च है और इसकी बेहतरी की कोशिशें हैं। दूसरा एनिमल्स की तरफ या एनिमल हस्बेंड्री आप कह सकते हैं, यहाँ इस्तेमाल होता है। एनिमल का ताल्लुक भी इंसान से बहुत गहरा है। इंसान बहुत सारे एनिमल पालता है, फार्मिंग करता है, खुराक के लिए, कमर्शियल पर्पस के लिए या किसी और। मसलन हम कोई भैंसें पालता है, कोई मछलियाँ पालता है, कोई मुर्गियाँ पालता है। तो पालने वाला, फार्मिंग करने वाले को जानवरों की हेल्थ के इश्यूज का सामना करना पड़ता है। इसको डील करने के लिए ये सिंथेटिक बायोलॉजी हेल्पफुल है। इसी तरह एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर फिर हम पौधे अपनी मर्जी के उगाते हैं। कैश क्रॉप्स भी हैं, फूड क्रॉप्स भी हैं, इनके मसाइल अलग हैं और ये जिद्दत आ जाएगी तो ये एग्रीकल्चर आपकी बेहतर हो जाएगी। तो एक नुक्ता हमेशा याद रखें जब भी एग्रीकल्चर का जिक्र हो, तो वो नुक्ता ये है कि 11% ऑफ द लैंड एग्रीकल्चर लैंड है, लेकिन इंसानी आबादी बढ़ने की वजह से वो एग्रीकल्चर लैंड कम होती जा रही है। घर बन रहे हैं उधर और आबादी बढ़ने से खुराक की डिमांड बढ़ रही है, उधर खुराक प्रोड्यूस करने वाली ज़मीन कम हो रही है। तो दो तरफा मसला है ना। तो आप मजबूर हैं इस वक्त कि उसी कम ज़मीन से पैदावार कैसे बढ़ाएं। तो ये सिंथेटिक बायोलॉजी इसमें हेल्प करेगी। आप पौधों की लाइफ बढ़ा सकते हैं। मुख्तलिफ टेक्निक्स का थोड़ा सा इशारा हमने किया था। इस एग्रीकल्चर के अलावा एक और इशू को सिंथेटिक बायोलॉजी डील कर सकती है, वो है इन्वायरमेंट। ये भी बहुत बड़ा इशू बन चुका है और इन्वायरमेंट में हमने
पहले सोचे समझे बगैर इसमें दरअंदाजियाँ की हैं, इसमें हमने छेड़खानियाँ की हैं, जिसके नतीजे आने शुरू हो गए। अब हम ग्लोबल वार्मिंग के असरात, क्लाइमेट चेंज के असरात पढ़ चुके हैं, तो इन सब को सिंथेटिक बायोलॉजी डील कर सकती है। अच्छा, इस सिंथेटिक बायोलॉजी के कुछ इशारे बताए गए। मसलन आज का इंसान इस नई ब्रांच की बदौलत इस काबिल हो चुका है कि ह्यूमन में, एनिमल्स में, एग्रीकल्चर उसमें नए सिस्टम्स बना सकता है, ये बॉडी ऑर्गन्स बना सकता है इंसान, और इसी तरह बेहतर रेमेडी पैदा कर सकता है। टर्मिनोलॉजीज आएंगी, नई टर्मिनोलॉजीज। मसलन उसमें ये कहा गया है, कई रूल्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, उसूल हैं इसके। इनमें बायोब्रिक, ये एक स्टैंडर्डाइज्ड यूनिट डेवलप किया जाता है। इन बायोब्रिक्स की मदद से, ये नाम रखा गया है, हम क्या करते हैं, मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स को टारगेट करके उनकी मदद से हम नए ऑर्गन भी बना सकते हैं, नए सिस्टम्स भी बना सकते हैं। मसलन आपने अक्सर सुना होगा कि किडनी ट्रांसप्लांट हो सकता है, बाज़ जगहों पर लिवर भी ट्रांसप्लांट हो सकता है। ट्रांसप्लांट का मतलब है किसी का रेडीमेड लिवर लाके किसी को लगाया जाता है या किडनी लगाया जाता है। तो फ्यूचर में ये मुमकिन है कि ये ऑर्गन्स आपके लेब में बनेंगे और फिर आपको किसी डोनर की तलाश भी नहीं करनी पड़ेगी। तो इसी तरह पेसमेकर है हार्ट का, इस तरह की कई चीज़ें होंगी जो हम आर्टिफिशियली प्रोड्यूस करके इनसे काम लेंगे। तो ये बहुत ही यूजफुल ब्रांच है और फ्यूचर इसी ब्रांच का है। कन्वेंशनल जो आम बायोलॉजी है वो आस्ता आस्ता अब ख़त्म हो जाएगी। मेन ये एप्लीकेबल बायोलॉजी ये होगी और इसी को इस्तेमाल किया जाएगा। क्योंकि आप एक चीज़ याद रखें, कंप्यूटर का दखल हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा आ चुका है। सादा तरीन कंप्यूटर कैलकुलेटर था, कैलकुलेटर के बाद हमने डिजिटल घड़ियां इस्तेमाल करना शुरू की और आज की घड़ियां कितनी एडवांस हो चुकी हैं आपको पता है। आप कलाई में बांधते हैं, वो आपके स्टेप भी गिन के बताती है, कैलोरीज इतनी आपने कितनी इनटेक की है वो भी बताती है, आप वॉक करते हैं तो कितनी कैलोरीज आपने इस्तेमाल की वो भी बताती है, हार्ट बीट क्या थी वो भी बताती है, और इवन टेलीफोन कॉल रिसीव करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि कंप्यूटर किसी न किसी शक्ल में हमारी ज़िंदगी का अब लाजमी हिस्सा बन गया है, तो बायोलॉजी का भी हिस्सा बन जाएगा और बन चुका है। इसके बगैर फिर हम आगे खाली किताबी बायोलॉजी से काम नहीं चला सकते। अब आते हैं इसके कुछ अंदाज़ा कर लें इसके एप्लीकेशंस की तरफ। सिंथेटिक बायोलॉजी की एप्लीकेशन, इसका यूज़ कहाँ कहाँ हुआ है। ये बायोटेक्नोलॉजी की ही एक ब्रांच है, समझो वही एडवांस हुई है। मसलन इसमें एक लफ्ज इस्तेमाल किया गया सिंथेटिक माइक्रोब्स। पहले ये सिंथेटिक को याद करें। सिंथेटिक कोई भी ऐसी चीज होती है जो कुदरती ना हो, इंसान ने बनाया हो। लेकिन यहाँ सिंथेटिक का मतलब ये नहीं है कि इंसान ने जानवर बनाए या जानदार बनाए या माइक्रो ऑर्गेनिज्म बनाए, उनको मॉडिफाई किया है। हम इनको आसानी से कह सकते हैं जीएमओज हैं, ये जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स हैं। और इनको क्यों मॉडिफाई किया हमने, तो उसकी भी वजूहत है, खेल तमाशे के लिए तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मसलन आपने पढ़ा था यहाँ में जिनका जिक्र किया है, हम उन्हीं को देखेंगे। इस वक्त दुनिया में एनर्जी क्राइसिस है। तेल, पेट्रोल, डीजल ये वगैरह आप देखते हैं हर 15 महीने के बाद रेट्स चेंज हो जाते हैं, उतार चढ़ाव आता है। उसका असर ट्रांसपोर्ट के ऊपर आता है, किराए ऊपर नीचे होते हैं तो चीज़ें महंगी सस्ती हो जाती हैं। ये एक धंधा चल रहा है। तो जिन मुल्कों के पास फॉसिल फ्यूल के रिजर्वायर्स हैं वो ऐश कर रहे हैं, जिनके पास नहीं है वो सफ़र हो रहे हैं। तो इस और दूसरी बात, फॉसिल फ्यूल्स के फिक्स स्टॉक्स हैं दुनिया में, वो ख़त्म होने की तरफ जा रहे हैं। तो अब उसका मुतबादिल ढूंढा जाएगा। उसमें से एक बायोफ्यूल है। बायोफ्यूल ये इरिवर्सिबल फ्यूल है, यानी ऐसे बैक्टीरिया आपने बना लिए हैं जेनेटिकली मॉडिफाई करके जो शुगर को बायोफ्यूल में तब्दील करते हैं, इथेनॉल।
और ये पेट्रोल की जगह इस्तेमाल होगा फ्यूचर में। अभी पाकिस्तान में भी इसकी सिंथेसिस शुरू हो चुकी है। आप जानते हैं गन्ने को क्रश करके उसका जूस निकाल के उससे गुड़ और चीनी बनाई जाती है। वही गन्ने का बचा हुआ हिस्सा जो रॉ फॉर्म में है उसको इथेनॉल में तब्दील किया जाता है और ये पेट्रोल की जगह इस्तेमाल होता है। तो आपने एक फालतू चीज़ को, वरना पहले उसको जलाया जाता था, जलाने से फिर आपके धुएं की सूरत में पोल्यूशन अलग बढ़ती थी। तो अब आपको एक ऑप्शन मिला है, सस्ता या महंगा बात में एक ऑप्शन मिला है कि अगर नेचुरल जो पेट्रोल के ज़खायर हैं वो कम हो गए तो आप इस मेथड के थ्रू पेट्रोल बना सकते हैं। इसी तरह हमने एक बड़ा इंसुलिन प्रोड्यूस कराया था, बल्कि सबसे पहले जो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन थी वो इंसुलिन बनाने के लिए थी। आपने ह्यूमन जीन को बैक्टीरिया में दाखिल किया, वो बैक्टीरिया आपके लिए इंसुलिन बना रहा था और ये वाली इंसुलिन हमने पूरा प्रोसेस देखा कि इफेक्टिव है, कॉस्ट इफेक्टिव भी है, सस्ती भी है और आसानी से दस्तयाब हो गई, वाफिर हो गई है, इजी अप्रोच में हो गई। तो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और इसकी वजह से कितने लोगों की ज़िंदगियां बच गई। ये शुगर के जेनेटिक कॉज की वजह से मरीज होते थे, पैदाइशी मरीज, उनके लिए एक ज़िंदगी का एक ऑप्शन मिला। इसी तरह एक और लफ्ज़ इस्तेमाल होता है बायो रेमेडी। यहाँ बायो रेमेडी से मुराद माहौल की सफाई सुथराई है। हमने पहले किसी चैप्टर में डिस्कस किया था, इस वक्त पोल्यूशन एक बड़ा मसला है। लैंड पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन सब पोल्यूटेड हो रहा है और इसके लिए ऐसे बैक्टीरिया बनाए गए जेनेटिकली मॉडिफाइड जिनके अंदर ऐसा जीन डाला गया जिसकी वजह से ये उन पोल्यूटेंट्स को खाते हैं। मसलन एक एग्जांपल आपके सामने रखें, एक समंदर है, बहुत बड़ा ऑयल टैंकर जिसमें क्रूड ऑयल है वो आया, साहिल के करीब ब्रेक हो गया और सारा ऑयल फैल गया इधर साहिल पर। पानी भी पोल्यूटेड हो गया, जो रेत थी उसने तेल जज्ब किया मीलों दूर तक। तो अब इसको कैसे साफ करें? इसके लिए ये बैक्टीरिया बनाए गए हैं जो इस ऑयल को खुराक के तौर पर खाएंगे और देखते देखते जो पोल्यूटेड साहिल था उसको ये ठीक करेंगे। तो ये बायो रेमेडी है। क्लाइमेट को या एनवायरनमेंट को आपने साफ किया, क्लाइमेट नहीं, आई एम सॉरी, एनवायरनमेंट को। इसी तरह एयर पोल्यूटेंट्स को भी खाने वाले बैक्टीरिया बनाए गए हैं, तो फ्यूचर में हवा की सफाई भी ये करेंगी। तो ये बायो रेमेडी थी और ये बायो फ्यूल और इंसुलिन, या आप इंसुलिन की जगह मेडिसिन कह सकते हैं, आप माइक्रोब्स की मदद से दवाइयाँ बनाते हैं अपनी ज़रूरत की। इसी तरह एक और है, इसी सिंथेटिक बायोलॉजी की एक और एप्लीकेशन है, जीन एडिटिंग। ये मिलती जुलती टर्मिनोलॉजीज हैं। एडिट किसी में तब्दीली करने को कहते हैं। जीन एडिटिंग का मतलब क्या है? किसी जीन में आप अपनी मर्जी की तब्दीलियां लाते हैं। ये जेनेटिक इंजीनियरिंग से थोड़ा सा मुख्तलिफ है। जेनेटिक इंजीनियरिंग भी दरअसल मैनिपुलेशन ऑफ जीन है। किसी जीन को निकाल के फेंक देना, उसकी जगह नया डालना या उसको कहीं पहुंचाना, ये जेनेटिक इंजीनियरिंग था। अब जीन एडिटिंग में क्या है कि कोई जीन किसी वजह से, पैदाइशी या म्यूटेशन की वजह से उसमें कोई चेंज आया है, उस चेंज को दुरुस्त करना, ये जीन एडिटिंग कहलाता है। मसलन आपने देखा था एक बीमारी सिकल सेल एनीमिया, पूरी तफसील तो मैं नहीं बताऊंगा, आपको मालूम है कि सिकल सेल एनीमिया में हीमोग्लोबिन का फंक्शन मुतासिर होता है। हीमोग्लोबिन में 574 में से एक अमाइनो एसिड मॉडिफाई हो जाता है म्यूटेशन की वजह से, और जिनको ये सिकल सेल हो जाता है या वो मर जाते हैं या सिसकते रहते हैं। तो अब जीन एडिटिंग टूल की मदद से जो जिस जीन में म्यूटेशन हुई थी आप उसको रिपेयर कर सकते हैं। रिपेयर करेंगे तो क्या होगा, वो फर्क नॉर्मल हो जाएगा। तो ये कोई छोटा काम नहीं है। इसी तरह एक और मिसाल है, गोल्डन राइस। चावल की कई अकसाम है, एक खास टाइप का चावल है गोल्डन राइस कहते हैं। इसके अंदर एक जीन ऐड किया गया है जो बीटा कैरोटीन ये बनाएगा
और ये बीटा कैरोटीन जो कैरेट्स में पाया जाता है, अब चावल के अंदर बनेगा ये। हालांकि चावल के अंदर स्टार्च स्टोर होता है, लेकिन ये बीटा कैरोटीन भी बनेगा और ये विटामिन ए बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। विटामिन ए और बीटा कैरोटीन की केमिकल स्ट्रक्चर या फार्मूला स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम है। मामूली रद्द बदल करके इसको उसमें कन्वर्ट किया जा सकता है, विटामिन ए को कैरोटीन में तब्दील किया जा सकता है। तो अब जो राइस है ये आपका बीटा कैरोटीन बनाएगा, तो इस बीटा कैरोटीन को आप खा के अपने जिस्म में विटामिन ए बना सकते हैं, जिसके अपने फंक्शंस हैं। तो ये भी एक इस्तेमाल था, जीन एडिटिंग की एक एग्जांपल थी। इसी तरह बायोसेंसिंग, बायोसेंसिंग में आप क्या करते हैं, कुछ सेल्स को सेंसर्स के तौर पर यूज करते हैं। मैं डायरेक्ट मिसाल बताऊं तो आपको समझ में आएगा। आपने फर्ज करें किसी भी जानदार का यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लिया है या जानदार मल्टीसेलुलर का एक सेल लिया है, उस सेल के अंदर अपनी मर्जी का जीन ऐड किया है या जीन को एडिट करके मॉडिफाई किया है। अब ये सेल आपके सेंसर के तौर पर काम आएगा। इस सेंसर से आप क्या मालूम कर सकते हैं, मसलन आप वाटर की क्वालिटी चेक कर सकते हैं। यहां इस करदू की मैं एक मिसाल बता दूं। डैम बनने से पहले भी, ये अभी जो पावर हाउस बना है, पहला पावर हाउस ऊपर वाला, उसके करीब ही एक चश्मा बहता है। डैम बनने के बाद वहां नल लगाए गए बहुत सारे, और गर्मियों में जब रमजान आया तो लोगों ने इफ्तारी के लिए उस चश्मे का पानी लेने के लिए गाड़ियां जाके उधर ट्रैफिक जाम हो जाता। वो पानी बड़े शौक से पीते थे, ठंडा पानी है, साफ सुथरा है, चश्मे का है, आंखों के सामने निकल रहा है। बाद में फिर उधर एक बोर्ड लगाया गया कि ये पानी जहरीला है। और पानी की केमिकल टेस्टिंग शायद सबसे महंगी है। अब ये टेस्टिंग क्या होगा, ऐसे सेल्स पानी में रखेंगे, सैंपल लेंगे पानी का, ये सेल रखेंगे, ये सेल आपको बताएगा उसी वक्त कि इसके अंदर कौन कौन से मिनरल्स हैं, किसकी कंसंट्रेशन कितनी है। इसी तरह ऐसे सेल्स भी बनाए गए हैं जो आपके खून में शुगर लेवल को डिटेक्ट करेंगे, ब्लड शुगर। इस वक्त आर्टिफिशियल सेंसर्स हैं हमारे पास। मसलन खून में शुगर टेस्ट करने के लिए आपका सैंपल लिया जाता है, 1 से 5 ml खून निकाल के लैब में टेस्ट करके फिर रिपोर्ट आती है। तो फ्यूचर में इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सेल्स होंगे, इनको इंट्रोड्यूस करने का भी इंतजाम है। ये सेल बताएंगे कि आपके खून में शुगर का लेवल नॉर्मल है, उससे कम है या ज़्यादा है। तो बहुत इजी और परफेक्ट है ये इंडिकेटर्स इतने परफेक्ट हैं कि इसमें शक की गुंजाइश नहीं है। तो ये सेंसर्स इस तरह से बनाए जाते हैं जिसको आप किसी भी चीज़ की कंपोजिशन मालूम कर सकते हैं, उनकी कंसंट्रेशन मालूम कर सकते हैं और उसको अपने मर्जी के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। इसी तरह अब आ गया एक और टॉपिक, बायो कंप्यूटर्स। बायो कंप्यूटर्स, इस कंप्यूटर में जितनी चेंजेस आई हैं हमारी आंखों के सामने शायद ही कहीं आई। मैंने सबसे पहले कंप्यूटर देखा था 1999 में, पेंटियम 1 कहलाता था। आप उसको ऑन करके जाएं, घूम फिर के चाय पी के आने तक वो बमुश्किल रेडी टू यूज़ होता था। उसके बाद इतना स्लो चलता था वो। फिर 2-3 साल के अंदर ही पेंटियम 4 आया, उसकी स्पीड तेज थी। आज आपके हाथ में लैपटॉप्स हैं। अब वो लैपटॉप कितना पलक झपकते में काम करते हैं, स्पीड बढ़ गई है इनकी। इसी तरह एक और फर्क आया है, फ्लॉपी होती थी, चंद MB की स्टोरेज होती थी। जो बच्चे कंप्यूटर सीखते थे वो फ्लॉपीज लेके जाते थे, इतना बड़ा पॉकेट होता था, वो फ्लॉपी डालने की जगह भी होती थी उसके CD रोम में। अच्छा, फिर हमने देखा कि उससे ज़रा बड़ी लेकिन ज़्यादा स्पेस स्टोरेज वाली वो क्या थी, वो CD आ गई। लोगों ने CD लेके फिरना शुरू किया। कुछ अरसे के बाद आपके मेमोरी कार्ड्स आए। आज वो सब कुछ गायब हो गए।
आज आपके पास हार्ड डिस्क और पता नहीं क्या क्या आ गए, लामहदूद स्टोरेज वाले। आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर इतनी गुंजाइश बढ़ा दी गई, यानी मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि टूल्स छोटे होते गए, गुंजाइश बढ़ती गई। कंप्यूटर में इतना चेंज आया है चंद सालों में। और इसी तरह का एक चीज ये बायो कंप्यूटर्स है। बायोलॉजी के मॉलिक्यूल्स और उनके स्ट्रक्चर्स, उनकी 3D शेप्स, उसको स्टोर करने के लिए बड़े बड़े सुपर कंप्यूटर्स की जरूरत पड़ी शुरू में, उनको इस्तेमाल किया गया। अब ऐसे मॉलिक्यूल यानी अब ऐसे कंप्यूटर बनाए गए जहां इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के बजाय मॉलिक्यूलर सर्किट, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के सर्किट्स हैं, जिसमें आप कह सकते हैं प्रोटीन्स इस्तेमाल किए गए, जिसमें न्यूक्लिक एसिड्स इस्तेमाल किए गए। तो हो सकता है ये पूरा एक बाद में ऑर्गेनिक मटेरियल का बना हुआ हो, और इनके थ्रू खास तौर पर हमने देखा था ना कि नर्व सिस्टम में नर्व इम्पल्स कैसे चलती थी, न्यूरोट्रांसमीटर्स किस तरह से एक से दूसरे में मैसेज शिफ्ट कर रहे थे। तो ये कंप्यूटर्स में जो इस्तेमाल होने वाले मॉलिक्यूल्स हैं, उनके अंदर सेटिंग इस तरह की है कि ये बायोलॉजी से रिलेटेड तमाम चीज़ों को ओरिजिनल की तरह दिखाते हैं, आपको शो करते हैं, और वही मॉलिक्यूल यहाँ इस्तेमाल होते हैं। और इनके ज़रिए आप शुरू से ही जीनोमिक लाइब्रेरीज भी बनाएंगे, उनके अंदर जो जीन्स में खराबी है वो भी आइडेंटिफाई करेंगे, जीन्स को खराबी को डिटेक्ट भी करेंगे, उनको एडिट भी करेंगे, और यही कंप्यूटर्स आपकी तमाम तर डिटेल्स देंगे। और फ्यूचर में ये भी मुमकिन है कि आपके शनाख्ती कार्ड में चिप होगी, उसके अंदर आपकी, अभी तो सिर्फ फिंगरप्रिंट्स वहाँ पर स्टोर्ड है, फ्यूचर में आपकी जीनोमिक मैप्स, जीनोमिक लाइब्रेरीज सब कुछ उसी के अंदर आ जाएंगी। तो कोई शख्स अपनी आइडेंटिटी छुपा नहीं सकेगा, पूरी तफसील आ जाएगी। तो ये बायो कंप्यूटर्स जो बने हैं, ये बहुत ही यूज़फुल टूल है, और मुस्तकबिल के स्टूडेंट्स को इसके बगैर गुजारा नहीं चलेगा। तो अब ये इसके साथ ये टॉपिक और चैप्टर ख़त्म हो गया। मैं एक और चीज़ पर आपको स्ट्रेस देने की कोशिश करूँगा। इससे पहले जब हम पढ़ते थे, अभी पिछले साल तक की बात है, बायोलॉजी और कंप्यूटर, बायोलॉजी और मैथ, इनको आमने सामने ला के खड़ा किया था। बायो पढ़ने वाला मैथ नहीं पढ़ सकता है, मैथ पढ़ने वाला बायो नहीं पढ़ सकता है, बायो वाला अभी भी है ना, कंप्यूटर नहीं पढ़ सकता। हालांकि कंप्यूटर डिपेंडेंट हो गई है बायोलॉजी, तो कंप्यूटर हर किसी को पढ़ाना पड़ेगा, उसकी नॉलेज लेनी पड़ेगी, उसके बगैर ना बायो चलेगी, ना मेडिकल चलेगा, ना इंजीनियरिंग, कुछ भी नहीं चल सकता। तो ये बायोलॉजिस्ट, इंजीनियर्स और कंप्यूटर प्रोफेशनल सबकी मुश्तरका कोशिशों से ये मुमकिन हो सका है कि हम ऐसे टूल्स, ऐसे ऑपरेटर्स, ऐसे सिस्टम्स बनाने के काबिल हो गए जो जानदारों की रिपेयरिंग कर सकते हैं, जानदारों की वेल बीइंग को मेंटेन कर सकते हैं। ठीक हो गया बेटा?